आज मेरा दिल बहुत उदास था और आंखों में आंसू बह रहे थे। पापा के शब्द मेरे दिमाग में किसी बम की तरह गूंज रहे थे कि बेटी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जुए में हार कर आ गया हूँ। तुम्हें लोग लेने के लिए बाहर खड़े हैं, तो उनके साथ चली जाओ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहकर उठाया और पापा को खूनी नज़रों से देखा। पापा ने मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी बेटी को जुए में हरा दोगे। तुम बाप नहीं कसाई हो। मुझे तुमसे नफ़रत हो गई है। पापा, मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। पापा हाथ बांधे मेरे सामने खड़ा है, मुझसे माफ़ी मांग रहा था। वह रो भी रहा था, लेकिन मुझे उसके रोने की कोई परवाह नहीं थी। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अपनी सगी बेटी को जुए में हार बैठा। उसे जुआ ही खेलना था तो बेटी को दांव पर लगाने की क्या ज़रूरत थी। तभी बाहर के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से किसी के आने की आहट हुई। लोग खड़े थे। उन्होंने जुए में मुझे जीता था। एक कह रहा था, रघु जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है, वरना हम अंदर घुस जाएंगे। मैंने नफ़रत भरी नज़रें दरवाजे पर डाली। जैसे ही वह दोनों अंदर आए, पापा बस बार बार यही शब्द दोहराए जा रहे थे, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं तुम्हारा पापी बाप हूँ। फिर पापा मुझे बाजू से पकड़कर बाहर ले गया। बाहर दो लड़के खड़े थे जो शकल सूरत से ही बदमाश लगते थे। उन्होंने हवस भरी नज़रों से मुझे देखा और एक गाड़ी में बिठाकर चलकर पड़े। पीछे पापा रोते रोते दरवाजे पर ढेर हो गया था। मुझे अपनी इज्जत खतरे में लग रही थी। उन दोनों बदमाशों की नज़रें मुझे अपने चेहरे पर गलती हुई महसूस हो रही थी। मेरे पापा एक जुआरी था। उसे जुए की बहुत बुरी लत लगी हुई थी। जुए की वजह से वह घर का आधा सामान बेच चुका था। बचा हुआ था वह भी बेचने का इरादा रखता था, लेकिन सामान बेचने के बजाय अपनी बेटी को ही जुए में हार गया। मेरी मम्मी को पापा की यही आदत को दिल से लगाकर उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं पापा की इकलौती बेटी थी। दोनों लड़के मुझे एक कोठे पर ले गए और कोठे की मालकिन को मुझे बेच दिया। वह पैसे लेकर खुशी खुशी चले गए। तो कोठे की मालकिन रानी ने एक लड़की को बुलाया, घनश्याम, इसे लड़कियों वाले कमरे में लेकर जाओ, आज से यह यहीं रहेगी। रानी बड़ी खौफनाक शक्ल की औरत थी। भैंस की तरह फैला हुआ चेहरा और मेकअप से भरा हुआ था। मैं डरती डरती उसके लड़के के साथ एक कमरे में गई। वहाँ पर 7-8 लड़कियाँ पहले से ही थी, जो टॉप नज़रों से मुझे देख रही थी। मैं एक चारपाई पर बैठ गई और सिसक सिसक कर लड़कियां मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। उनकी नज़रों में मेरे लिए तरस एक रत्ती भर महसूस नहीं हो रहा था। शायद एक लड़की को मुझ पर तरस आ गया। वह उठकर मेरे पास आ गई और कहने लगी, बहन, यहाँ जो भी लड़की आती है उसका रोना फालतू का होता है, इसीलिए तुम भी रोना धोना बंद कर दो और सब्र से काम लो। उसकी बात अच्छी थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतना रोऊं कि रोते रोते ही मेरी जान निकल जाए। मेरे बाप ने मुझे जुए में हरा दिया था। कैसा बाप था जिसे अपनी बेटी पर जरा भी तरस नहीं आया था। मुझे मालूम था कि कोठे पर मुझे देह धंधा वाला काम करना पड़ेगा। वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थी सब देह धंधा किया करती थी। कुछ ही देर हुई तो घनश्याम आया और मेरी तस्वीर बनाकर चला गया। मैं लड़कियों से पूछा कि घनश्याम ने मेरी तस्वीर क्यों बनाई है, तो कहने लगी कि ग्राहक आएंगे तो घनश्याम और रानी उन्हें हम सब लड़कियों की तस्वीर दिखाती हैं। जिसको जो लड़की पसंद आई वह उसी के साथ ग्राहक रात अपनी रंगीन रातें करता है। यह सुनकर तो मेरी आत्मा कांप रही थी कि देह धंधा के बारे में सोच सोचकर मुझे आत्महत्या करने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। पर यहाँ पर तो हम मर भी नहीं सकते थे। इतनी पाबंदियाँ लगाई गई थी कि रात हुई तो घनश्याम कमरे में आया और एक एक
लड़की का नाम बुलाया। मीना नाम की लड़की घनश्याम के साथ चली गई और मैं तर तर काँप रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, अभी घनश्याम दोबारा आएगा और नाम से किसी को बुलाएगा। हो सकता है इस बार वह नाम मेरा ही बुलाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरी बारी ना आए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब घनश्याम आता और नाम बुलाता तो वह लड़की उसके साथ चली जाती। इस तरह बड़ी बड़ी भारी भारी सारी लड़कियां कमरे से चली गई और आखिर में मैं बच गई। मैं समझ गई कि अब आखिरी ग्राहक आएगा तो मुझे ही ले जाएगा। इसी ख्याल से मैं कपकपाती रही। किसी गैर आदमी के छूने की सोच सोचकर ही मेरी आत्मा कांप रही थी। सारी रात बीत गई लेकिन मेरे लिए ग्राहक नहीं आया। तो मैं भगवान की कृपा से उसने मेरी लाज रख ली और मैं भगवान की तरफ खास ध्यान दिया था और घबराहट के मारे रात भर मुझे नींद भी नहीं आई थी। सुबह हुई तो सारी लड़कियां बारी बारी आकर अपने अपने बिस्तर पर सो गई। सारी रात जागने की वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं भी सो गई। दोपहर के 2 बजे का टाइम था जब घनश्याम ने आकर सब लड़कियों को जगा दिया, लेकिन मुझे न जगाया। पता नहीं क्यों। शाम हुई तो रानी कमरे में आई और बड़ी भारी आवाज़ में पूछने लगी, रात किस किस लड़की की तबीयत खराब थी। हम सब लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके बताया तो रानी मेरे पास आई और मुझे सरासर गौर से देखने लगी। कहने लगी, देखो लड़की, मैंने तुम्हें भारी कीमत में खरीदा है, इसीलिए तबीयत खराबी के लिए बहाना नहीं चलेगा। तुमने हमेशा यही रहना है और मैं जो कहूँगी वही करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा है रोना धोना छोड़कर अब अपने घर वालों को भूल जाओ। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर और मिन्नतें की कि भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मैं इस टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक इज्जतदार घराने से हूँ। रानी ने मुझे घूरती नज़रों से देखा और सारी लड़कियों की तरफ देखकर कहने लगी, यह सारी लड़कियाँ भी इज्जतदार घराने से ही थी। बस अब मुझे और कुछ नहीं कहना और सुनना है। आज रात एक बहुत ही खास ग्राहक आ रहा है। तुम सब लड़कियों में से खूबसूरत और इस ग्राहक को भी खूबसूरत लड़कियां पसंद है, इसीलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। घनश्याम तुम्हें नया सूट दिलवाएगा। फिर वह दूसरी लड़कियों को ही अच्छे से तैयार होने की कहकर चली गई। मैं बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, अपनी किस्मत को कोसने लगी। घनश्याम ने मुझे एक नया जोड़ा ड्रेस लाकर दिया था। जैसे ही मैंने उसे कपड़े को पहन लिया तो मैं तैयार नहीं होना चाहती थी, लेकिन एक लड़की ने बताया कि जो रानी की बात नहीं मानती वह उसे कोड़े मारती हैं। तभी मैं डर गई थी। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह तैयार होकर अपनी जगह पर बैठ गई। यह सच था, वहाँ जितने भी लड़कियाँ थीं, मैं उनमें से सबसे छोटी और स्मार्ट और खूबसूरत थी। इसीलिए जब मैं तैयार होकर बैठी तो सब लड़कियाँ मुझे बड़े अजीब सी नज़रों से देख रही थी। रात हुई और ग्राहकों की भीड़ शुरू हो गई। घनश्याम हमेशा की तरह कमरे में आकर लड़की का नाम बुलाता और वह उसके साथ चली जाती। रानी की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। आज रात एक खास ग्राहक आएगा। उसे खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं, शायद वह मुझे पसंद कर ले और मुझे उसके साथ रात बितानी पड़ेगी। टाइम बीता जा रहा था और सारी लड़कियां कमरे से चली गई। आखिरकार आखिर में मैं ही रह गई। उस रात भी ऐसा ही हुआ था। मैं सारी रात जागती रही लेकिन घनश्याम बुलाने न आया। सुबह हुई तो मैं भगवान की कृपा की, उसने एक बार फिर से मेरी इज्जत बचा ली थी। लड़कियों के आते ही मैं भी सो गई। अब रोज़ाना ऐसा ही होने लगा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ग्राहक मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहे थे। एक तरफ से तो यह अच्छा ही था, बस मेरे दिमाग में यह सोच आई थी कि मैं अपने ख़ानदान में सबसे खूबसूरती के लिए मैं सबसे मशहूर थी। मेरी सारी दोस्त मुझे चिढ़ती नज़रों से देखा करती थी क्योंकि मेरा नाम जो जारी था। शायद इसीलिए मेरा कोई रिश्ता नहीं था। शायद मेरे पापा के बुरी लत की वजह से मेरे लिए कोई रिश्ता भी नहीं आता था
और मेरी किस्मत पर दाग लग जाते थे और यही दाग मेरे रिश्ते में रुकावट बन जाती थी। मेरी माँ बहुत ही अच्छी और सब्र करने वाली औरत थी, लेकिन बाप अच्छा नहीं था। माँ बताती थी कि उनके पिताजी ने उनकी शादी करवाई थी क्योंकि उनके पिताजी भी ऐसे ही थे, वह भी जुआ खेलते थे। उन्होंने अपने पैसों की कमी की वजह से उन्होंने मेरे पापा के साथ मम्मी की शादी कर दी थी। पापा तो पहली बारी में भारी रकम जीतकर घर लाया करता था। मम्मी कहती थी कि गौरी के पापा जुआ खेलना छोड़ दीजिए, यह बहुत गंदी बात है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, अगर इससे हमारी इज्जत में भी फ़र्क पड़ेगा। और अब वही हो रहा था जो मम्मी कहती थी, तेरी इस बुरी आदत की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आएगा। मम्मी की बातें पापा पर असर नहीं करती थी, बल्कि वह मम्मी को डांटकर चुप करवा देता था। अगर ज़्यादा तो ज़्यादा लड़ाई भी करता और मारता भी था। मेरे पापा कमाता नहीं था, दिन रात भूखे पेट की वजह से मम्मी घरों में बर्तन मांजने लगी थी। मम्मी तनख्वाह ले आती तो मम्मी से कुछ पैसे ज़बरदस्ती छीन लिए करता था। पापा की करतूतों की वजह से ही मेरा रिश्ता नहीं आता था और टाइम बीतने के साथ साथ मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। फिर एक दिन पापा घर आए और रोते हुए कहने लगे कि बेटी, मैं तुम्हें जुए में हार चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो। एक दिन पापा ने मुझ पर बहुत बड़ी जायदाती की, फिर वह मुझसे माफ़ी भी मांग कर रहा था। जब उसने मुझे जुए में दांव पर लगा दिया तो उसी टाइम ही सोचना चाहिए था। अब तो माफ़ी की गुंजाइश ख़त्म हो गई थी। मैं उस कोठे से किसी तरह निकलना चाहती थी। मुझे ऐसी ज़िंदगी से नफ़रत थी। ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा था मैं खुद को मौत के हवाले कर दूं। कम से कम इज्जत से मौत तो आ जाएगी। वहाँ से भागने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। रानी ने कोठे के गेट पर 2 गार्ड रखे हुए थे। मुझे कोठे पर आए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन अभी तक मैं किसी ग्राहक को पसंद नहीं आई थी। मैं रोज़ाना रात अपने बिस्तर पर जाते जाते पूरी करती थी और फिर सुबह ही सोती थी। सब लड़कियां भी हैरान थी कि 1 हफ्ता बीतने के बाद भी अभी तक किसी ग्राहक को पसंद क्यों नहीं आई थी। एक लड़की ने अपनी साथी लड़की से मेरे बारे में भी बातें करना शुरू कर दी थी। मैं चुप से सुनती रहती थी। मुझे अपने घर की भी बहुत याद आती थी। एक बार भी पापा मुझसे मिलने नहीं आया था। शायद उसे मालूम ही नहीं था कि जिनके हाथों मुझे जुए में हार के आ गया है वह मुझे कोठे पर बेच गए हैं। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे रानी से बात करनी चाहिए। मैं उसकी मिन्नतें करूंगी, मुझे यहाँ से जाने दे और मैं कोई काम वगैरह करके उसके पैसे उतार दूंगी। उससे बात करने का मौका मिला तो मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन रानी किसी तरह भी ना मानी, बल्कि कहने लगी, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुझे छोड़ दूँ? तू तो मेरे लिए सोने की चिड़िया है। मैं कमरे में आकर बहुत रोई, भगवान से मदद मांगी थी कि वह मुझे इस दलदल से निकाल दे। जब मैं रोती थी तो घनश्याम मुझे तरसती नज़रों से देखता था, लेकिन बात कोई नहीं करता था। एक रात जब सब लड़कियां अपने ग्राहकों के साथ रात बिताने कमरे में चली गई तो मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई। मैंने सोचा कि शायद मुझे यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। मैं आंगन में पहुँची, लेकिन मुझे रानी तो कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन घनश्याम के साथ एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी को देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वह आदमी हमारे मोहल्ले का था। उसका नाम रामू था। वह पहले मोहल्ले में उसका बड़ा नाम मशहूर था। उसकी उम्र 45 साल के लगभग थी। वह शादीशुदा और जवान बेटियों का बाप था। उसे कोठे पर देखकर उसकी सारी शराफत की पोल खुल गई थी। घनश्याम उसे मेरी तस्वीर दिखा रहा था और कुछ कह रहा था जो मैंने ना सुना और कमरे में चली गई। मुझे डर लगा था कि कहीं वह मेरे साथ रात बिताने की हामी ना भर ले। वह मुझे जानता था, मैं रघु की बेटी हूँ और मेरा बाप जुआरी है। जब आधा घंटा बीत गया तो घनश्याम मुझे बुलाने आया तो मुझे शक हुआ। पता नहीं घनश्याम ने रामू से मेरे बारे में क्या बताया था और मेरी तस्वीर देखकर रामू ने क्या कहा था। अगले दिन जब घनश्याम मिला तो मैंने उससे पूछ लिया। कहने लगा, तुम पूछकर क्या करोगी और वहाँ
वह आदमी तुम्हारी तस्वीर देखकर हैरान हो रहा था कि तुम उस कोटे पर कैसे पहुंची। तो मैंने उसे बता दिया कि तुम्हारा बाप तुम्हें जुए में हार गया था। जुआ जीतने वालों ने तुमको यहाँ बैठा दिया और बेच गए। तुम्हारे अलावा और कोई लड़की थी नहीं, इसीलिए वह वापस चला गया। मैंने सुकून की सांस ली और पूछा कि उसने मेरे साथ रात क्यों नहीं बिताई। घनश्याम ने गौर से मुझे देखा और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, बस कुछ इंतज़ार कर लो। वह चला गया और मैं डर कर रह गई। घनश्याम की आंखों में ना जाने ऐसा क्या था, उसने मुझे डरा कर ही रख दिया था। उसका कहना था कि सब कुछ बस इंतज़ार कर लो, मुझे उलझन में डाल गया था। मैं सारी रात उसकी बात पर गौर करती रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। घर आपकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत दिखाई दी कि शायद वह मुझे पसंद करने लगा था। वह खुद भी हैंडसम और लंबे कट का नौजवान था। 20 दिन बीते जा रहे थे और मेरी इज्जत अभी तक बिल्कुल सही सलामत थी। रानी ने भी 2 बार मेरे बारे में पूछना अच्छा नहीं समझा था। मेरे दिमाग में शक बढ़ता ही जा रहा था। मेरे साथ रहने वाली लड़कियां भी हैरान थी और मुझे कुरेदने की कोशिश करती थी। अभी तक मुझे किसी ग्राहक ने पसंद क्यों नहीं किया। एक रात जब सारी लड़कियां ग्राहकों के साथ कमरे में चली गई तो मैं आज पूरा खोटा घूमने की इच्छा करने से बाहर निकल आई। बरामदे में जब घनश्याम और एक आदमी बैठा दिखाई दिया। घनश्याम के हाथ में मोबाइल था और वह आदमी को मेरी तस्वीर दिखाते हुए कुछ कह रहा था। आदमी के चेहरे के असर बदले आ रहे थे। मैंने उस आदमी को यह कहते हुए सुना, नहीं भाई नहीं, मुझे मरने का कोई शौक़ नहीं है, मैं कल फिर आऊँगा, तुम मुझे दूसरी लड़कियों की तस्वीरें दिखाना। इतना कहकर वह चला गया। जब तक वहाँ पर रानी आ गई और घनश्याम से पूछने लगी, हाँ भाई घनश्याम, ग्राहक को लड़कियां पसंद आई कि नहीं। घनश्याम ने कहा कि नहीं आंटी, उसके पास पैसे कम थे और वे थोड़े पैसों पर लड़की के साथ रात बिताने की जिद कर रहा था। मैं नहीं माना तो वह चला गया। घनश्याम के झूठ पर मैं हैरान रह गई। कहने लगे, तुमने ठीक ही किया, अभी तक उसे किसी मर्द ने नहीं छुआ। मैं उसे किसी अमीर आदमी को बेचूंगी तो वह उसके साथ रात बिताने के ढेरों सारे पैसे देगा। रानी की बात सुनकर मेरा दिल दुख गया। ऐसे लगा कि मैं उस पर झपट पड़ूं और उसका गला काट दूं, लेकिन मैं अपने इरादे को आजमाना नहीं चाहती थी। कमरे में लौट गई। मैं घनश्याम से बात करने के लिए बेताब थी। उसने ग्राहक से क्या कहा था कि उसने मेरे साथ रात बिताने का इरादा बदल दिया था। मैं चुपके चुपके बरामदे में झांक लेती थी, लेकिन रानी घनश्याम के साथ बैठी होती थी। इसी तरह रात बीतती गई और मैं घनश्याम से बात ना कर सकी। मुझे घनश्याम के इरादे पर बहुत शक हो रहा था। मैं उससे बात करने के लिए मौका ढूंढ रही थी। मुझे या किसी को उसके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी, इसीलिए काफ़ी दिनों से मैंने आसमान की शक्ल भी नहीं देखी थी। एक दिन रानी अपने कमरे में आराम कर रही थी कि मुझे घनश्याम आंगन में अकेला बैठा हुआ नजर आया। मैं जल्दी से उसके पास पहुंच गई। मुझे देखते ही घनश्याम बौखला गया। अगले ही पल उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे एक कमरे में ले गया। गुस्से से कहने लगा, तुम अपने कमरे से बाहर क्यों निकली हो? अगर रानी ने देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। जल्दी से अपने कमरे में जाओ। मैं उससे पूछना चाहती थी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे कमरे में भेज दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन मैं गुस्सा पीकर रह गई। मेरा ख्याल था कि मेरी इज्जत सही सलामत रहेगी, मैं किसी ग्राहक को पसंद नहीं आऊँगी। मगर यह मेरी ज़िंदगी दिमागी ख्याल थी। एक रात जब सब लड़कियां अपने कमरे ग्राहकों के साथ चली गई तो मैं भी भागने के ख्याल से कमरे से बाहर निकली थी कि खातिर उठी और दरवाजे पर पहुंची तो मुझे एक लड़के की आवाज़ सुनाई दी और मेरा नाम लेकर कह रहा था, हाँ मुझे यही लड़की चाहिए, मैं उसी के साथ रात बिताना चाहता हूँ। यह सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैं समझ गई कि आज रात मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी और मैं खुद को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। मैं रोने लगी, लेकिन मेरा रोना रानी का दिल मोम ना कर सका था। घनश्याम मुझे ले जाने के लिए कमरे में आया और कहने लगा, परेशान ना हो गौरी, जो लड़का आ रहा है उसकी बात गौर से सुनना, आ जाओ। मैं उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वह जल्दी से बाहर निकल गया।
मैं उसके पीछे पीछे चल दी। वह मुझे एक एक कमरे के दरवाजे पर छोड़कर चला गया और मैं धड़कते दिल और कहा पर रहे बदन के साथ कमरे में घुसी। वह जो कोई भी था दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा था। मैं उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वह जब मुड़ा तो मैं उसे देखकर हैरान हो गई और मेरी जान ही निकल गई। वह तो मेरे पड़ोस के रामू अंकल का बेटा था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मेरे मुंह से उसका नाम बेधड़क से निकल गया, कबीर। वह मुस्कुराया और मुझे बिस्तर पर बैठाने के बाद खुद भी बैठा और कहने लगा, हाँ गौरी, घनश्याम से बात हो गई है। रानी सो जाए फिर वह तुम्हें कोटे से बाहर निकाल देगा। दिल हजारों सवाल कर रहा था, उसे देखते ही रह गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूछना चाहती थी मगर उसने मेरे होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा कि पहले हम यहाँ से निकल चलें, फिर मैं तुम्हें सारी बात बता दूँगा। कोटे से निकलने के बारे में मैं सोचकर मेरी आत्मा काँप रही थी। करीब करीब 1 घंटे बाद घनश्याम कमरे में आया और उसने बाहर आने को कहा। हम दोनों उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल आए। घनश्याम ने बताया, रानी सो गई है, एक गार्ड वॉशरूम में है, दूसरे को मैं बातों में लगाता हूँ। तुम गौरी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हमने ऐसा ही किया। गेट पर एक गार्ड खड़ा था। घनश्याम ने उसे बातों में लगाया और मैं कबीर के साथ निकल गई। वह इरादा मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया। मैं बेहद खुश थी। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मुझे नई ज़िंदगी मिल गई हो और नई आज़ादी में सारी बात भी जानने के लिए बेताब थी और बेचैन थी। तभी कबीर ने बड़ी डिटेल से बताना शुरू किया। मैं किसी काम से तुम्हारे घर गया था। अंकल की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं उन्हें अस्पताल लेकर गया। जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मेरे उकसाने पर उन्होंने बताया कि वह तुम्हें जुए में हार चुके हैं और दोनों लड़कों ने तुम्हें कोटे पर बेच दिया है, जो मुझे बहुत अफसोस हुआ। गौरी, मैं तुमसे बचपन से बहुत मोहब्बत करता था और तुम्हें अपनाना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई और मेरी हिम्मत नहीं हारी। आज मुझे मौका मिल गया तो उसने फ़ोन कर दिया। घनश्याम ने रानी के चाय में नशे की दवा मिला दी थी। अब सुबह से पहले होश में नहीं आएगी। गार्ड की समस्या थी तो एक गार्ड इत्तेफाक से वॉशरूम में गया हुआ था और दूसरे को घनश्याम ने बातों में लगा दिया था। अब हमारे भागने का इल्ज़ाम घनश्याम पर नहीं आएगा। मैं तुम्हें सुबह घर ले जाऊंगा और हम दोनों एकदम साधारण तरीके से शादी कर लेंगे। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? कबीर की बातें सुनकर मेरे अंदर सुकून की लहर दौड़ गई थी और मैं भगवान की कृपा की थी। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। मेरी इज्जत अगर सही सलामत थी तो वह कबीर की वजह से और घनश्याम की वजह से। उसका सिला मैं तो घनश्याम को नहीं दे सकती थी, लेकिन मेरे साथ तो मेरे भगवान थे। सुबह होते ही मैं कबीर के साथ रामू अंकल के घर पहुंच गई और रामू अंकल ने सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। रामू अंकल की पत्नी यानी कबीर की माँ भी शादी पर राजी हो गई और इसी शाम हमारी शादी बड़ी साधारण तरीके से हो गई। मेरी शादी में मेरे पिता भी आए थे। अब मैं उन्हें माफ़ कर दिया था क्योंकि वह बहुत बीमार रहने लगे थे। अब उन्होंने जुआ खेलना भी छोड़ दिया था। मुझे बहुत शर्मिंदा थे। वह बार बार मुझसे माफ़िया मांग रहे थे। आखिरकार मैंने पापा को माफ़ कर दिया और मेरे पापा और हम सब अच्छी ज़िंदगी बिताने लगे। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।